आप नहीं मानते कहीं ना कहीं ये दोनों डिसीजन, चाहे चुनाव था चाहे कुंभ था, एक गलत साबित हुआ? नहीं, हम ये बिल्कुल मान रहे हैं कि हम कहीं चूके हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी चूक नहीं हुई है, चूके तो है ना हम कहीं। खुलेआम चैनलों पे हमने देखा यूपी के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा इलेक्शन। डरा रहे हैं आप लोगों को। विपक्ष, जो देश का विपक्ष है वो नंगा नाच कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखें हम, उस वक्त कोरोना बाकी जगह तो था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं था। मेरी बात को समझिएगा। अच्छा सर, लोगों में एक बात थी कि कुंभ को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? बहुत सारे लोग जो ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो मेरे यहाँ भी क्यों ना हो, हम तो धीरे से साइड लगा देते हैं। आप देख लीजिए बिहार के मतलब इंजेक्शन लग जाता है। यस, कभी भी कोई एक रीजन नहीं है। हमारे यहाँ चेहरे बहुत बड़ा मायने नहीं रखते। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत टीवी में आज हमारे साथ जुड़े हैं शादाब शम्स। शादाब शम्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शादाब शम्स पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार और स्टार प्रचारक बंगाल में भी रहे। और शादाब शम्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम जानेंगे कोरोना काल में किस तरह की मूवमेंट उनकी पार्टी कर रही है और क्या क्या वो कर रहे हैं। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत। धन्यवाद। शादाब जी, हम जानेंगे, आप बंगाल भी गए। बंगाल में बीजेपी उम्मीद करती थी कि 200 प्लस सीटें लाएंगी। बंगाल में जहां आंकड़ा 80 के नीचे ही रह गया। क्या ऐसी वजह रही कि बीजेपी वहां फेल हो गई, जहां 200 प्लस का दावा बड़े नेता और मोदी जी, अमित शाह सब करते थे? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम तो 3 से शुरू हुए थे और बहुत आगे तक पहुँचे। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी। वहाँ हम लोग ये मान रहे थे कि जो वोट बैंक है वो ट्रायंगल बनेगा, और ट्रायंगल कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल नहीं बन पाया। पूरा का पूरा एक जो पोलराइजेशन था, जो तुष्टीकरण की राजनीति दीदी कर रही थी, और जो खुल के दीदी ने बोला कि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज को अगर बचना है तो वो सीधा हमें वोट करेंगे, इस तरह की लाइन के ऊपर दीदी ने राजनीति की। विकास के मुद्दे कहीं नज़र नहीं आए ना, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी जिस तरह से खून की होली पश्चिम बंगाल में खेली जा रही है, लगातार एक जुल्म साफ साफ नज़र आ रहा है। वो ये बताता है कि वहाँ राजनीति का पैटर्न बिल्कुल अलग है। बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स है और लोगों को लगता है कि शायद झुंड के हिसाब से लोग राजनीति वहाँ करते हैं। मुझे लगता है कि विकासवादी राजनीति अभी भी बहुत पीछे है। इसलिए मैंने वहाँ से कई फेसबुक लाइव किए, और मैं अल्पसंख्यक इलाकों में जब गया तो मैंने वहाँ देखा कि लकड़ियों के पुल बने हुए हैं, और वो पुल के पीछे जब मैंने जानना चाहा कि इतना बड़ा क्षेत्र आप लकड़ी के पुल पे कैसे चलाएंगे, तो पता चलता है कि वहाँ वो लोग अगर कोई ज़्यादा होशियारी दिखाता है तो लकड़ी के पुल में आग लगा देते हैं, किसी को मार देंगे, तो वहाँ पहुँच पाना भी किसी के लिए आसान नहीं होगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके घर में आग लगाई जा रही। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची। फेक विक्टिम कार्ड खेला, जैसे इलेक्शन में हमने देखा उनका पैर टूट गया, बाद में खेला हो गए, और जब इलेक्शन जीत गई तो दीदी खड़ी हो गई। ऐसा कैसे अचानक आप खड़ी हो गई? खेला तो हो गया वैसे। हाँ, खेला हुआ। वो खेला क्या था? और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि 3 से आप 80 के करीब पहुंचे तो आपकी पार्टी और आप लोग सेटिस्फाइड भी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम तो नेता प्रतिपक्ष हमारा बन गया। आज से पहले तो हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, और ये इतिहास गवाह रहेगा इस बात का कि जो जीता है वो नेता प्रतिपक्ष बना है, जो हारी है वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सर, क्या आप मानते हैं कि ऐसे दिनों में चुनाव हुआ जबकि कोरोना की लहर इतनी तेजी से फैल रही थी और एक और चुनावी रैली, लाखों लोग एकजुट हो रहे थे, और सुबह मोदी जी सभा में कहते हैं कि मुझे देख के खुशी हो रही है इतनी भीड़ को, और शाम को वो कहते हैं सब मास्क पहनो, घरों में रहो। तो ऐसी 2 बातें क्यों? देखिए, जब राजनीति में आप या पॉलिटिकल पार्टी है, और जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है तो कभी वो ये नहीं कहेगी कि लोग मत आओ। स्वतः आयोजित भीड़ जो होती है, जब लोगों में एक जोश होता है, लोगों को लगता है कि शायद अब हमारा वक्त बदलेगा, अब अच्छे हालात आएंगे, तो वो लोग अपने आप उमड़ के आते हैं। जब लोग उमड़ के आते हैं तो लोगों को लगता है आज दीदी भोली बन रही है कि दीदी की मीटिंगों में रैली नहीं थी। लाइव फेसबुक के द्वारा या विजुअल वैसे ले जा सकती थी, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूरी था, क्योंकि उसके हालात ख़राब हुए। उधर बात उत्तराखंड की करें तो कुंभ मेला, कुंभ के बाद जो हालात ख़राब हुए देश के, आप नहीं मानते कहीं ना कहीं ये दोनों डिसीजन, चाहे चुनाव था चाहे कुंभ था, एक गलत साबित हुआ? नहीं, हम ये बिल्कुल मान रहे हैं कि हम कहीं चूके हैं।
हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी चूक नहीं हुई है, चूके तो हैं ना हम कहीं। अगर हम चूके हैं तो हमने उसे कंट्रोल करने का काम भी किया। हमारी तैयारी बहुत पहले से थी। कंट्रोल इस रूप में हुआ क्या सर? मैं बता रहा हूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जाना उसी दौरान? नहीं, वो कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग ये थी कि हमने 1 साल में मेहनत की जी। 1 साल में अगर आप देखें तो जो स्थिति है, जो मेडिकल में हम लोगों ने काम किया, वो जो हमारे पास अगर ये देखें हम कि एम्बुलेंस हमारे पास बहुत थोड़ी सी थी, आईसीयू एक हमारे यहाँ बड़े लिमिटेड आईसीयू थे। आज आईसीयू की संख्या क्या पहुँच गई है, ऑक्सीजन बेड्स कितने थे, आज कितनी पहुँच गई है। अगर हम कंपेयर करें तो हमें लगेगा ज़मीन आसमान का अंतर आया। आपने वो विजुअल्स देखे जिसमें एम्बुलेंस और ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं और मर रहे हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल देखे, क्योंकि समय दिया गया था, ऐसा लगता है और ऐसा देखा गया कि वो समय चुनाव और कुंभ मेले को दिया गया, और यदि अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं को वो समय देते तो शायद ये हालात बेहतर हो जाते, और हम अगर इलेक्शन को और कुंभ मेले को अवॉइड करते तो शायद जो स्थितियां आज बन गई वो स्थितियां ना बनती। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, हम कहीं में ये तो मान रहे हैं कि हम चूके हैं कहीं जी। जिस तरह से हमने गाइडलाइन को पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि हम फॉलो अप कराएं, हमने लोगों की कहाँ गाइडलाइन फॉलो हुई? कहा ना कि हम चुनावों में गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। नहीं सर, जोड़ी जाएंगी और सवाल पूछे जाएंगे। मैं ना दोनों चीज को अलग अलग पूछेंगे। जैसे आप ये कहें कि भाई जो वहां पे हुआ पश्चिम बंगाल में, तो वहां हम रैलियों को, बंगाल की नहीं सर, यूपी में, अभी आप यूपी को छोड़ दीजिए, मैं तो सारे चुनावों की बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां वाला विषय एक अलग है। हम सब लोगों को, हम ही नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उससे सीख लेनी चाहिए थी। हम कहीं चुके हैं, हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नहीं से अगर आदेश आता, जैसे लॉकडाउन पहले लगाया गया था, क्या वो लॉकडाउन दोबारा नहीं लगा? अब जरा एक बात बता दीजिए, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा जी, तो क्या कर रहा था विपक्ष? इस विपक्ष के बारे में नहीं पूछेंगे आप, इन्होंने कितना मजाक बनाया। मैं बात पूरी कर लूं, मेरा उत्तर ले लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय जब मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन लगा दिया, तो कहा ये तो मोदी जी की हिटलरशाही चल रही है। आ जाते रात के 12 बजे, कह देते हैं मित्रों, सुनिए ना पहले, वो कह देते हैं मित्रों अब आज से लॉकडाउन लग रहा है, आपने तो लॉकडाउन लगा दिया, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। जब हम लॉकडाउन लगाते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है, और नहीं लगाते तो आप, अरे भाई हमें जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? सर आपका कहना यह है कि विपक्ष के डर से इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया? हम ये कह रहे हैं विपक्ष के डर की बात नहीं है। जिस देश के अंदर वहां के पॉलिटिकल लीडर्स अनमेच्योर हो, वो लोग कहते हो, नेता, विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन जी। ये वैक्सीन खुलेआम चैनलों पे हमने देखा, यूपी के अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे मैं तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा ये वैक्सीन। डरा रहे हैं आप लोगों को। वो जो डर था, लोगों ने कहा, लगातार मुझे आपसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछे गए, लोगों ने कहा कि आपने वैक्सीन को बाहर क्यों भेजा, अलग देशों को क्यों भेजा, जबकि आपके देश में तो देश में कमी है सर वैक्सीन की। अब जिस वक्त देश में पर्याप्त वैक्सीन थी, तब हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स वैक्सीन में कमियां निकाल रहे थे। कभी बता रहे थे इसमें जिलेटिन है, कभी बता रहे थे गाय का, सुनिए ना सर, इसमें गाय की चर्बी है, कभी सुअर की चर्बी है। तब आपने मजाक बनाया था। मुस्लिम समाज आज भी इतना गुमराह है कि उस समाज को यह कहा जा रहा है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, कि अगर आप इसके इंजेक्शन लगा लेंगे तो आप नपुंसक हो जाएंगे, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं मजाक? विपक्ष, जो देश का विपक्ष है, वो नंगा नाच कर रहा है और उसके ऊपर कोई प्रश्न उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह भी इतिहास सवाल पूछेगा। सरकार आपकी है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, तो विपक्ष से हम सवाल पूछेंगे, पर डिसीजन तो सर आपको लेना है। क्या नहीं सर, विपक्ष के डर से वैक्सीन बाहर भेजी गई? अगर विपक्ष हमने कब सवाल उठा भी रहा था, हमने कब कहा? एक चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, और मेरी पार्टी का मत है, बिल्कुल स्पष्ट है, हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले। दुनिया में कोई भी परेशान है, मेरे पास एक्सेस है तो मैं दे दूंगा। और माननीय मोदी जी ने उस वक्त एक ईमानदार कोशिश की, आज उसके हमें रिवर्ट बैक उसका फायदा मिल रहा है कि सारे देशों ने इस मजबूरी के वक्त में हमारा सहयोग दिया। ये लेन देन, आपसी ताल्लुक, आपसी संबंध, ये काम आते हैं, ये व्यवहारिक है, और इंटरनेशनल जो पॉलिसी है उसे हमने पूरी ईमानदारी से फॉलो अप किया, इसीलिए आज उसका लाभ हमें मिल रहा है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस काम को हमने किया, आपने सिर्फ कमियां निकाली, आपने सहयोग क्या किया, उस सहयोग का नाम तो बता दीजिए। दोहरी बात हो जाएगी। राजनीति की बात करें कि एक और जो कुंभ है, कुंभ में खुली छूट दी जाती है, दूसरी ओर पिछले साल की ही बात है, आपको याद होगा तबलीगी समाज, जिसको लेकर कितना माहौल क्रिएट किया गया, वहां 10 से 15 हजार लोग थे शायद, है ना, और यहाँ तो लाखों लोग थे। क्या गलत किया? गलत हुआ ना? बिल्कुल गलत हुआ। बता दीजिए मेरी पार्टी ने किया क्या? कुछ मीडिया के लोग कर रहे थे, हमने कहीं कहा हो, मेरे नेता ने कहा हो, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, क्या हमने कोई कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ? पर क्या हमने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा करके जेल भेजा?
सर ऐसा तो हुआ है सर। नहीं नहीं हुआ सर। अब सर मैं बीजेपी का तो नेता हूं ना। मैंने एक एक तबलीग वाले को हम लोगों ने उनके पूरी ईमानदारी से क्वारंटाइन करा के घर भेजने का काम किया। सर लोग पकड़े गए, लोगों को ढूंढा गया, लोग फरार हो गए, आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोशिश ये थी, वो उसे पैनिक फैलाने का काम जरूर किया मीडिया ने। हमने ये कहा कि जो लोग जिन लोगों को पता चला ये पॉजिटिव हैं और ये उम्मीद थी कि हम इन्हें यही रोक सकते हैं, उन लोगों को एक डर का वातावरण हुआ। और हम लोग ने तो उत्तराखंड के अंदर हमने आह्वान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, डीजीपी ने आह्वान किया, हमने आह्वान किया, मुस्लिम समाज की पूरी लिस्ट आ गई कि कितनी तबलीग के लोग यहाँ पे रहते हैं और हमने वो लिस्ट दी, होम क्वारंटाइन करा दिया, कोई पैनिक नहीं था। मेरा कहना ये है सर, क्योंकि विश्व में हमने देखा, हमें सबक भी लेना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल हालात भारत में फिर भी काबू में थे, क्योंकि इतनी मौतें नहीं हुई जितनी इस बार हो रही हैं। तो एक तरह से हम पे समय था कि, और उम्मीद भी थी कि ऐसा हो सकता है, तो हमने उसमें अस्पतालों की तरफ, दवाइयों की तरफ ध्यान न देते हुए चुनावों की तरफ और कुंभ की तरफ दिया। मतलब जो समय आप ये नहीं कह सकते दवाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज से पहले कभी आप सोच सकते थे कि दुनिया में कभी पैंडेमिक आएगा और हिंदुस्तान इतना बड़ा लाइन करेगा कि दूसरे देशों को मेडिसिन देगा? सर वही हुआ। हमने अगर ना किया होता तो ये कैसे हो रहा था? हमारे देश के लोगों तक पहुंची नहीं, विदेश में आगे। और सर और देशों की बात करें तो और देशों में लगभग 70 to 80% लोगों को वैक्सीन लग गई, और भारत की बात करें तो शायद 20-15% अभी वैक्सीन लगी। अभी ये जो गलतफहमी का ढोल विपक्ष बजा रहा है, मैं बार बार ये सर विपक्ष नहीं है, मैं विपक्ष, मीडिया के लोग जिनको ये तो आप मैं ये कह सकता हूं जानकारी नहीं है। अगर आप ये प्रश्न पूछें, मैं आपको बताऊं, ढोल नहीं, हमारा सवाल पूछने का काम है और हम सत्ता से पूछेंगे। मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देखें जी, आप एक देश को देख रहे हैं जिसकी आबादी 10 लाख है। अच्छा। आप उस 10 लाख के देश को कह रहे हैं कि उसने 60% 70% वैक्सीनेट कर दिया है अपने देश को। उसका 60-70% कितना हुआ? 10 लाख का 60% हुआ 5 लाख 6 लाख। सर मेरी सुनिए ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और हिंदुस्तान, आप पूरे यूरोप को उठा लीजिए, पूरे यूरोप में जितनी वैक्सीनेशन हुआ है उससे ज्यादा वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में हुआ है। पूरे अमेरिका में जितना वैक्सीनेशन हुआ है उससे ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे हुआ। अरे जितना मुल्कों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ उससे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो गया। 18 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम लोग। लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आ रही। वो हमें देश के रूप में देख रहे हैं। जितना बड़ा हिंदुस्तान है इसमें से सैकड़ों देश निकलते हैं। आपको उन सैकड़ों देशों के हिसाब से अगर हम कंपेयर करके आबादी के हिसाब से देखेंगे, आज सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो मोदी जी की वजह से हिंदुस्तान में चली है। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, और इसका श्रेय भी जाता है मोदी जी को कि उन्होंने इस दौरान चुनाव कराए। ये भी श्रेय हम मोदी जी को ही देंगे। नहीं, वो तो भाजपा को आप रोक देंगे। नहीं सर, अभी आप चलिए, कोरोना चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कोरोना चल रहा है। विपक्ष को कहिए आने वाले 6-8 महीने में चुनाव है, वो विपक्ष मना कर देगी, भाई मत कराइए। चुनाव आयोग फैसला, अब चुनाव आयोग फैसला ले लीजिए। अभी आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मेरी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब आप फिर कह देते हैं अगर हम रोक देंगे तो कह देंगे संवैधानिक हत्या हो रही है, संविधान का कत्ल हो रहा है। ये दो बातें तो नहीं चलेंगे, डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा। डबल स्टैंडर्ड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सुबह बंगाल की रैली में मोदी जी कहते हैं कि मुझे भीड़ को देख के खुशी हुई, और शाम को वो अपने फेसबुक पे आके और ट्विटर पे आके कहते हैं कि सब लोग अपने घरों में रहें। तो ये तो दोहरी बात हो गई सर। अब ये दोहरी कैसे हो गई? अगर मैं भीड़ को देख रहा हूं और मैं आके ये कह रहा हूं भाई देखो आओ मत बाहर, घर में रहो, देश के लोग भी मेरी मीटिंगों में भी मत आओ, घर पे रहो, तो दोहरी कहां हो गई? तो सब दोहरी हो गई ना। एक जगह तो चुनाव आ रहे हैं इकट्ठी कर रहे हैं। अब मैं तो मेरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं तो ताकत से लड़ूंगा। अब मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जितना कर सकते थे हमने वहां मास्क हमने कोशिशें की, इकट्ठी हुई तो वो गलत नहीं हुआ। गलत बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने कोशिशें की, हमने मास्क, हम ही तो थे जिन्होंने मास्क बांटे, हम ही तो थे जिन्होंने कोशिशें की कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रहे। लेकिन कई बार माहौल बन जाता है और उस तरफ आप उस गलती हो गई, वहां था भी नहीं। अगर देखें आप उस वक्त कोरोना बाकी जगह तो था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं था। मेरी बात को समझिएगा। और हम लोगों को ये नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा भी कुछ लैक हो सकता है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम चूके हैं, कुछ चूके हैं, और खाली हम नहीं चूके, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान की चूकी हैं, चुनाव आयोग चूका है और हम सब लोग चूके हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ हम उत्तराखंड में रहते हैं, हमने यहाँ आपदाएं देखी हैं, आपदा आती है, और हमने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले एक आपदा आई ऋषिगंगा में, और उसमें हमने देखा पानी आया और लोग कुछ ऊपर खड़े थे, पिलर्स के ऊपर जान बचाने के लिए थे, और उन सब लोगों को बहा के। अब हम इस पे सवाल पूछें, पिलर से आप वहां आप रस्सी नहीं लगा सकते थे? मेरी बात को सुनिए ना, वहां ऐसा नहीं कर सकते थे? अरे किसी को पता था कि इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी? उसी तरह से
तैयारी सब करते हैं। कई बार ये जो दैवीय आपदाएं होती हैं ये इतनी बड़ी होती हैं कि इनसे सरकारें निपटने में सक्षम नहीं होती। ये तो आज भी मैं इस बात को कहते हुए मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं है, इस आपदा से अगर हमें लड़ना है, इस आपदा से हमें निपटना है तो हम सब लोगों को, न सत्ता न विपक्ष, न तेरा न मेरा, हम सब लोगों को हिंदुस्तानी बन के एकजुट बन के इंसानियत के लिए इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। सत्ता राजनीति आती जाती रहती है, आती जाती रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल सही हैं और हम ये भी नहीं कह रहे कि विपक्ष बिल्कुल गलत है, लेकिन कहीं चूक हुई है, कुछ हमसे हुई है, कुछ उनसे हुई है। अच्छा सर, लोगों में एक बात थी कि कुंभ को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कभी भी कोई एक रीज़न नहीं रहता है। पार्टी हाईकमान ने कोई निर्णय लिया, पार्टी हाईकमान ने जब बनाया था आदरणीय त्रिवेंद्र जी को, मुझे लगता है तब भी किसी से नहीं पूछा, बिल्कुल तब भी हालात को समझा, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि एक ईमानदार चेहरा हमें चाहिए और उसके लिए लगा कि त्रिवेंद्र जी के पास एक्सपीरियंस भी है, वो मंत्री भी रहे हैं, और उठा के त्रिवेंद्र जी को बना दिया। तो सर ऐसा क्या होता है कि एकदम ही मतलब, क्योंकि 4 साल बेमिसाल कह रहे थे, और ऐसा क्या होता है कि 1 साल रह गया था और एकदम ऐसा डिसीजन लिया गया? मतलब अगर 4 साल बेमिसाल थे तो उनको पूरा कार्यकाल करना था। राजनीति समझने और समझाने का एक खेल है जी। कई बार कुछ लोग ज़्यादा अच्छे से समझा देते, कई बार कुछ लोग समझ जाते हैं। जो समझाने वाले कई बार कामयाब हो जाते, कई बार समझने वाले कामयाब नहीं होते। तो ये एक छोटी सी लाइन अप है। हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल लाइन क्लियर है। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। एक विचारधारा के साथ जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, अपना चुनावी घोषणा पत्र दिया था, जिसको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। जो बचे हुए कुछ रह गए उसे तीरथ जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कमिटमेंट पे चलती है, अपने घोषणा पत्रों पे चलती है। हमारे यहाँ चेहरे बहुत बड़ा मायने नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। हम अपने विचार को लेके चले हैं। हम रहे ना रहें, ये विचार रहना चाहिए। उस विचार के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। त्रिवेंद्र जी को बनाया गया तब कोई विरोध नहीं हुआ, जब त्रिवेंद्र जी को हटाया गया वो आराम से इस्तीफा देके, पर सर लगातार कोई विरोध नहीं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। लगातार अपनी बात तो आप भी रखेंगे, मैं भी रखूंगा जी। तो उसमें तो उनको तो पीड़ा है, ठेस है। पीड़ा तो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में हो सकती है। जरूरी नहीं हो सकता कि मेरे हर मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊं और आपकी हर बात से मैं नाराज हो जाऊं, तो नहीं सर। उनके जो बयान आए और जो उन्होंने कुछ अखबारों को, कुछ मीडिया चैनलों को कहा, तो लगा उनको पीड़ा है, उन्हें दुख जबरदस्ती हटाया गया, जैसे ऐसा लगा उनके द्वारा। अगर क्योंकि मीडिया का काम है कि वो लोग बात निकालते हैं। अगर वो किसी संदर्भ में, उन्होंने इससे पहले भी कई बार ये स्टेटमेंट दिया कि कई बार वो क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है ना, वो प्रचारक रहे हैं, तो आदमी अपने भाषा को उसी संदर्भ में बोलता है। आज हम उसी भाषा, उसी वक्तव्य का कोई और संदर्भ निकाल, मतलब कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, यस, ऑल इज वेल। सर ऑल इज वेल कहा आपने, पर अब बात करें अस्पतालों की। और देखिए लोग परेशान हैं, आप पे भी ऐसे फोन आते होंगे, सिलेंडर, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, बिस्तर को लेकर हालात बहुत बुरे हैं। क्या कोई ऐसा स्टेप आपके द्वारा, निजी आपके द्वारा लिया गया कि आप जितने भी लोगों की सहायता कर सकें, वो आप क्या कर रहे हैं इस मतलब इस स्थिति में? और आपकी पार्टी क्या आगे आने वाले टाइम में कि इस आपदा को किसी तरह लोगों को परेशानी कम से कम हो, क्योंकि दिक्कत में लोग हैं और केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में दिक्कत है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि दिक्कतों में जी परेशानियां हैं और हम सब लोग ताकत से लड़ रहे हैं जी। कई बार कुछ हालात हमें लगता है कि हाथ से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सरकारें ताकत से लगती हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में बड़ी ईमानदारी के साथ माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो कंट्रोल किया है वो काबिल तारीफ है। और आज जो पोजीशन है, हमने लगातार 500 बेड सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, चाहे वो कुमाऊं में हो, 500 बेड ऋषिकेश में, 500 बेड, हमने लगातार हर जगह 500 हज़ार बेड की व्यवस्था हर जगह की है। और सर आपके द्वारा भी कुछ मदरसे में व्यवस्था की गई है, वो थोड़ा सा आप भी बताइए। नहीं, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं ये कह रहा था कि मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। पार्टी के लेवल पे भी, हम की सरकार हमारी है, लेकिन पार्टी ने अपना एक कॉल सेंटर खोला है। प्रदेश कार्यालय में एक हेल्थ सेंटर चल रहा है कोविड के लिए, वहाँ पूरा स्टाफ बैठा है। कहीं कोई व्यवस्था, हम किस आदमी की कैसे मदद कर सकते हैं, कहाँ अवेलेबिलिटी है, कहाँ क्या है, हर एंगल पे काम करें। संघ के तमाम लोग, सारे संगठन काम कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से कोविड से लोगों को बचाने में इंसानियत के लिए लग रहा है। हमारे लोग मैं ये देख रहा था कि मुस्लिम अगर काम कर रहे हैं
मुस्लिम ब्लड दे रहा है तो वो तो दिख रहा है, लेकिन हिंदू जब अपनी मुस्लिम बहन को ब्लड दिख रहा है तो वो भी दिखना चाहिए। मैंने देखा है, हमने वो वीडियो भी देखा शमशान घाट वाला, जिसमें भारत की, भले ही हमारे पॉलिटिशियन भारत को डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख में, पर वो वीडियो भी इस दौरान एनजीओ द्वारा और लोगों द्वारा आ रहे हैं जिसमें भारत एक है और भारत के कितने रंग हैं वो भी देखा जा रहा है। हमेशा हम तो हमेशा यही चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी होगी जिसने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की, और हमने काबिलियत को ईमानदारी से आगे पर कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे लोगों में एक यूनिटी और भय का वो पैदा होता है, लोगों में डर होता है। कुछ लोगों की राजनीति उतनी तक सीमित है सर, पर ये तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम की बात ऐसी करते हैं जिससे लोगों में, मेरे प्रधानमंत्री ने कभी कहा हो, एक बयान दिखा दीजिए। नहीं सर, बहुत सारे बयान हैं। मेरे प्रधानमंत्री आपको दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे प्रधानमंत्री ने कभी भी बोला, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं। मेरे प्रधानमंत्री ने एक, आप गुजरात को जाके देखिए मुसलमानों के हालात वहां कितने बेहतर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में चली, उस गुजरात मॉडल को लोग ऐसे ही नहीं मानते। मैं बता रहा हूं सर, आप यूपी में हमारी सरकार आई, आप पश्चिम बंगाल में तो आज तक हमारी सरकार नहीं आई, तो वहां कांग्रेस की, सीपीआई की, ममता दीदी की सरकार है, तो वहां बताइए अल्पसंख्यकों के, मुस्लिम समाज के हालात बद से बदतर कैसे हैं। अगर ये सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, हम उनसे भी सवाल करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, नहीं हम उनसे करेंगे। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो बताइए, अगर ये पार्टियां मुस्लिम हितैषी हैं, जो ये अपने आप को बताती हैं, ममता दीदी मुस्लिम हितैषी, आपका कांग्रेस मुस्लिम हितैषी, सीपीआई सीपीएम मुस्लिम हितैषी, तो इन्हीं की सरकारें तो हैं। आज तक तो बीजेपी नहीं आई पश्चिम बंगाल में। तो मुझे ये बताइए कि फिर वहां पे मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर क्यों हैं? क्यों एक ही कपड़े को लपेट रहे हैं, एक ही को पहन रहे हैं, एक ही को ओढ़ रहे हैं? क्यों उनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है? आखिर वो दिक्कतें क्यों हैं अगर आपकी सरकारें माइनॉरिटीज के लिए काम करती हैं? बेवकूफ बनाते हैं। मैंने इसलिए कहा हम ढोल नहीं बजाते और ना हम जातिवाद धर्मवाद की राजनीति करते हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा हम विकासवाद की राजनीति करेंगे, पूरी ईमानदारी से सबको लेके चलेंगे, तुष्टीकरण न करेंगे न किसी को करने देंगे। मामला यहाँ है कि आज जो लोग कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, वो कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। और मेरी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, मैं इतना बता दूं, आप जरा एनालिसिस कर लीजिए, जहां हमारी सरकारें हम फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं। माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने कह दिया 450 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा लगभग फ्री वैक्सीनेशन में। हमने माननीय तीरथ जी ने कहा पूरा उत्तराखंड को वैक्सीनेशन फ्री। अटल आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने कहा सारे हॉस्पिटल्स में हमारे कार्ड्स चलेंगे, हम उनसे लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मजबूरी है किसी भी आदमी के लिए ये सरकार, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए सरकार है। हम अपने लिए सत्ता में नहीं आए, हमें सत्ता में आने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, हम सत्ता में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। अगर वो सेवा में हमें लगेगा कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं तो हम सत्ता को खुद त्याग करके बाहर बैठ जाएं। सर, किसान बेहाल हैं, व्यापारी बेहाल हैं, लोग परेशान हैं, उसको लेकर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिक्कत है, कोरोना से अलग मैं एक बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 1 साल हो गया किसान वहाँ, आपको पता ही होगा, दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। देखिए और सेंट्रल में भी आप हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल, किसान परेशान है। अगर परेशान है जी, मुझे बताइए, किसान में भी 2 लेयर्स है, एक क्रीमी लेयर है, एक नीचे वाली लेयर है। जिनको 6,000 रुपये जी महीना साल मोदी जी ने देने का वादा किया, वो करोड़ों रुपए जिनके पास गए, वो जो गरीब मजदूर किसान है, हम उसकी बात करते हैं। अगर जो आपको मालूम है पंजाब के अंदर कितनी बड़ी जो पंजाब के किसान उतर के आ रहे हैं, जो अरमाडा में, टोयोटा में और फला गाड़ियों में आ रहे हैं, ये लोग बड़े किसान हैं। ये बड़ी बातें हैं इनकी, बड़े बड़े, जिस चीज़ के विरोध में कभी सरकारों ने मुहिम छेड़ी थी, जन आंदोलन बने थे कि भैया इतनी एक ही आदमी सारा जमींदारी एक्ट जिस पे लगा था वो वहाँ नहीं लगा ना। अगर एक गरीब मजदूर किसान की बात आप करेंगे तो मैं मानता हूँ, अगर प्रतिशत में देखेंगे 90% किसान हमारे साथ। क्या आप नहीं मानते सर, किसानों ने झटका बंगाल में भी दे दिया? किसानों ने झटका बंगाल में दे दिया? अरे किसानों में तुष्टीकरण जीत गया, बंगाल में झटका नहीं दे दिया। और हमें झटका, आप ये देखिए, हम असम जीते और पहले से, एंटी इनकम्बेंसी किसे कहते हैं, पहले से ज्यादा ताकत से जीते। ये बताता है, पांडिचेरी में हमने सरकार बनाई, कांग्रेस तो बताए डब्बा गोल हो गया कांग्रेस का, 0 पे आई कांग्रेस,
76 सीटें तमिलनाडु में कांग्रेस सीपीआई थी, 0 पे कांग्रेस। तमिलनाडु में 0 शून्य पे आप भी नहीं, हम कहा, हम तो वहां लड़ी नहीं रहे थे, अलायंस में थे हम। तो अलायंस में थे तो हम, ये आप ये देखिए कि वहां एआईडीएमके और डीएमके हम लगातार वहां थे, ये ऊपर नीचे एक आधी जगह चलता है। लेकिन आप ये भी तो बताएंगे कि हम पूरी ईमानदारी से माननीय मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कहीं कमी नहीं आई। और दूसरी बात, लोग नहीं, मीडिया मैनेजमेंट तो अच्छा है मोदी जी का, इसमें कोई दो राय नहीं। मीडिया मैनेजमेंट इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुछ लोग अगर उसे मीडिया मैनेजमेंट कहते होंगे, एक चलते हुए आदमी से पूछिए कि क्या, आप खुद पूछिए कि क्या मोदी जी को लगता है कि मोदी जी देश बेच देंगे या मोदी जी देश का सच्चा सपूत है, तो मैं कहता हूं कि 90% लोग ये कहेंगे, भले ही कांग्रेस के नेता हो, भले ही सपा के नेता हो, तो कहेंगे नहीं, मोदी आदमी गलत नहीं है। ये हो सकता है कि वो हम उसकी विचारधारा से सहमत न हो, लेकिन मोदी जी को कोई गलत कहने का हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण की आपने बात करी, तो यूपी के चुनावों में भी हमने देखा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता तुष्टीकरण की राजनीति, दिल्ली चुनाव में देखा, आपने भी देखा होगा, परवेश वर्मा सांसद हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। अगर किसी ने दिया है तो हमने समर्थन तो नहीं किया। एक दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं, पर आज भी पार्टी में बरकरार है। ये कह रहा हूँ ना, आपने एक शायद गौर से देखा नहीं, बहुत सारे लोग जो ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो मेरे यहाँ भी क्यों ना हो, हम तो धीरे से साइड लगा देते हैं। आप देख लीजिए बिहार के कितने इंजेक्शन लग जाता है। यस, मेरी पार्टी बड़ी ईमानदारी से काम करती है और हमारा एक ही मत है, देश सबको साथ लेने से चलेगा। इसलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये हमारा मंत्र है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। 2 कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम दूसरे को भी चलना पड़ेगा, देश के लिए चलना पड़ेगा। हम खुद ही इस बात को कहते हैं कि जब तक आप इस तुष्टीकरण की राजनीति से लोग बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, पर बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस रही, तो 10 साल भाजपा भी रही, तो कमी तो भाजपा में भी रही होगी ना। हमने ये सारा डेवलपमेंट, आप देखिए 108 कौन लेके आया, हमारी उपलब्धि है जी। आज 108 कांग्रेस के समय में क्या हुआ, वो खुद जीवनदायिनी आईसीयू में पहुंच गई। हमारी दोबारा सरकार आई, हमने 108 को दोबारा खड़ा किया। आज 365 गाड़ियां 108 की दौड़ती हुई पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। आज जीवनदायिनी के रूप में वही लेके जा रही हैं। किसी के यहाँ दिक्कत होती है, उसे ही कॉल मारा जा रहा है सबसे ज्यादा। तो बात, ये फर्क दिखता है। कुछ लोग सिर्फ बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं और वो काम धरातल पे दिखता है। सर, फर्क ये भी दिखता है, एक और जीडीपी हमारी सबसे निचले स्तर पर है आज, और दूसरी बात, मैं अगर बीते 10 या 15 सालों की बात करूं, सेंट्रल की बात कर रहा हूं मैं, तो जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी और तेल के दामों में अगर 2 रुपये की या 1 रुपये की तेजी आती थी तो पूरा बाजार बंद हो जाता था। और उस समय 180 रुपये, 190 रुपये प्रति बैरल था इंटरनेशनल कीमत तेल की, और आज 40 या 50 रुपये प्रति बैरल है, और जो दाम है वो डबल हो गए। और बाबा रामदेव एक जगह कहते थे, आपने वीडियो भी देखा होगा, कि देश को 25 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 80 रुपये चाहिए। तो आज तो हालात ये, इंटरनेशनल कीमत तो 4 गुना डाउन है, 40 या 50 रुपये प्रति बैरल है, जो कि कांग्रेस के समय में 180-90 रुपये प्रति बैरल थी। और आज दाम की बात करें तो तेल के दाम, पेट्रोल के दाम 90 रुपये और डीजल के 75 रुपये के आसपास है। और सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर 300 रुपये का, सिलेंडर 900 रुपये का। आपने कहा कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तब तेल के दाम कम थे, आज तेल के इंटरनेशनल कीमत, सर मैं बता उसी पे आ रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे तेल के दाम कम थे, आप तो ऐसे कह रहे हैं आपने इकोनॉमी हमें यहाँ चढ़ा के दी थी, हमने डुबा दी। अरे आप ये बताइए कि जिस दिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ तो पौंड और रुपया एक बराबर था, आज कितने का है पौंड और रुपया कहां पहुंच गया? ये आपने पहुंचाया कि हमने पहुंचाया? इसका जवाब नहीं होगा। देश को बेचने का काम जिन लोगों ने किया, जिन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक के सारे घोटाले कर दिए, जिनके पास तिजोरियों में पैसा रखने की जगह नहीं थी, वो आज प्रश्न पूछेंगे। मोदी जी के तो ना आगे कोई ना पीछे कोई, और पूरी ईमानदारी से जो कुछ है राष्ट्र को समर्पित है। और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, कमजोर और ताकतवर के बीच में कभी कोई बात नहीं होती, इसलिए ताकतवर बनो। परमाणु न्यूक्लियर जो विस्फोट किया वो भारतीय जनता पार्टी, क्रेडिट गोज टू हमें। आप ये देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम, वो आप कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती। एक मुसलमान को इस देश का जो काबिलियत थी जिसके अंदर, उसे राष्ट्रपति बनाया भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो आके हटाया। क्यों? काबिलियत में कमी दिख रही थी क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब की? क्यों हटाया? उस आदमी जिसके मरने के बाद मोहन भागवत जी ने कहा, हम तो लगातार बोलते थे ना, और भी खूबसूरत इस देश का मान हो जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम हो जाए, ये बोलते थे ना हम लगातार। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। यहाँ डमी और पपेट नहीं है, यहाँ जो आता है उसे फ्री हैंड दिया जाता है। और आप देखिए, चाहे वो केरला के मुख्यमंत्री हो,
आरिफ मोहम्मद खान, आज के भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को सम्मान नहीं दे रही है? क्या शाहनवाज हुसैन बिहार में आज मिनिस्टर बने हैं, क्या उन्हें सम्मान नहीं मिला? क्या मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है? हम सबको साथ लेके चलते हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, शादाब शम्स, इस देवभूमि में 4-4, 5-5 दर्जाधारी मंत्री मुस्लिम समाज से बनाए हुए हैं। ये पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। पार्टी का प्रवक्ता के रूप में पार्टी ने मुझे बनाया, पार्टी का पक्ष हम लोग रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी होती तो शादाब शम्स इस पार्टी के प्रवक्ता न होते। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। कोई कुछ बोलता रहे, मेरी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ साथ खड़ी होती है और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ी होती है। आप ईमानदारी से राष्ट्रवादी विचारधारा को पकड़ते हुए आगे आइए, हम आपको सलाम करेंगे, आपके पैरों को छुएंगे। आप APJ अब्दुल कलाम साहब बन के तो दिखाइए। तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड क्योंकि टूरिस्टों पे डिपेंड है, होटल मसूरी आते हैं लोग, और भी उत्तराखंड क्योंकि लोग घूमने आते हैं। और ये समय जो है, जैसे लास्ट ईयर भी कोरोना जब आया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून इस महीने में आया, जब लोग बच्चों की छुट्टी होती है, लोग घूमने आते हैं। अच्छा सर, मैं मसूरी गया, मैंने वहाँ होटल वालों से मिला। उनका कहना ये था कि आज देखो दिक्कत की स्थिति है और सरकार ये भी कह रही है कि जितने आपके वर्कर हैं उन्हें आप मिनिमम दीजिए, और वो लगातार सहयोग भी कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि एक सरकार तक मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के होटल बंद हैं, कारोबार बंद है, बैंकों का ब्याज चालू है। दूसरा, बिजली के बिल जो मिनिमम, अभी एक छोटा सा होटल है मसूरी में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लगभग 12 या 14 कमरों का है। तो उसके जो ओनर हैं वो मेरे परिचित है। मैं जब गया तो उन्होंने बताया, कहने लगे मेरा जो मिनिमम बिजली का बिल आया होटल बंद होने के बाद भी 40 से 50 हज़ार। और ये केवल एक होटल की नहीं, पूरा होटल इंडस्ट्री, क्योंकि वो उन पर दोहरी मार है। एक तो ब्याज चल रहा है, बैंक का मीटर चल रहा है, दूसरा उनके पास जो स्टाफ है उसको भी वो मिनिमम दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आह्वान किया है कि किसी को निकालना। तो वो ऐसे में चाहते हैं एक मैसेज सरकार तक पहुँचे कि उन लोगों को सब्सिडी के नाम पर या किसी तरह रियायत मिले, ताकि उनको भी मार ना पड़े। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये लड़ाई ज़िंदगी की लड़ाई थी, ये कारोबार बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं सर, मैं कह रहा ज़िंदगी बचाने की लड़ाई थी। कोरोना में हमने कारोबार बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बाद में आए उस ट्रैक पे मोदी जी, पहली लाइन यही थी कि पहले ज़िंदगी जी, जान है तो जहान है। फिर कहा जान है, जान भी है और जहान भी है। हम ये मानते हैं दोबारा हम वापस जान है पे आए कि जान है तो जहान है भी, तो जान बचा लीजिए। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, जितना मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को, अपनी सरकारों को जानता हूँ, सब कुछ नॉर्मल हो जाने दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम व्यापारियों की, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं, वो बहुत बुरी तरह से टूटे, हमें दिख रहा है, बर्बाद हो गए हैं लोग। कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कहाँ से दिक्कतें, सब दिख रहा है। ब्याज चल रहा है, किस्तें, सरकार ने कहा भी था कि किस्तें रोक दी थी पहले बैंक्स ने कुछ समय के लिए, आगे भी उसके बारे में क्या बेहतर सोल्यूशन होगा उसके बारे में, क्योंकि हमारे लोग हैं, सरकारें लोगों के लिए तो हैं। कोई हिटलरशाही थोड़ी है कि आज है, आज हम हैं, कल हो सकता है हम ना हो, लेकिन आज हम हैं। तो हम काम ऐसा करेंगे कि जनता को सीधा सीधा इसका फ़ायदा मिले, व्यापारी को सीधा सीधा इसका फ़ायदा मिले। जो बच्चे परेशान हैं, जिनकी फीस नहीं दी जा रही, स्कूल प्रेशर्स बना रहे हैं, वो भी दिक्कतें हैं, और वो दिक्कत सरकार देख रही है। सरकार को लोगों की ज़िंदगी को भी बचाना है, और उसके बाद हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं समझ पाया हूँ, सरकार बहुत संजीदा है और अपने लोगों के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से मेंटल लेवल पे तैयार है। जितनी मदद हो सकेगी अपने व्यापारियों की, अपने बच्चों की, अपने जो लोग हैं उनकी जितनी मदद हो सकेगी सरकार करेगी। इस वक्त हम सब लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, इस कोरोना की लड़ाई में सब लोग हमारा साथ दें, पॉजिटिव नोट पे रहें। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है। दिक्कतें हैं, हम सब लोग जानते हैं कि परेशानियां हैं, उन परेशानियों से सबको मिल के लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो हमने उत्तराखंड के खासकर लोग, हमने बड़े बड़े दुश्मनों को बॉर्डर से भगाया है। मुझे ये मालूम है यहाँ के लोगों में दम है, हम कोरोना को भी उसी दम से हरा सकेंगे अगर हम मिल के लड़ेंगे। और सर, आखिरी एक संदेश आपके द्वारा लेना चाहेंगे, समय कोरोना काल का है, तो हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाहें? मुझे लगता है कि हमने एक मदरसे में एक शुरुआत की है, तमाम मदारिस आगे आए हैं। पहली बार मुस्लिम मदारिस ने, मुस्लिम उलमाओं ने कोशिश की और वो आगे आए कि हम तमाम मदरसे जितने हैं वो जनता की सेवा के लिए, कोविड-19 के हॉस्पिटल्स के लिए सरकार को देना चाहते हैं। और अपने तौर पे भी हमको अपनी कोशिशें करना चाहते हैं। उसमें माजरा के लोगों ने, माजरा देहरादून में एक मदरसा है, वहाँ की कमेटियों ने और लोगों ने मिलकर अपने पास से कुछ फंड्स इकट्ठा करके वहाँ पे एक तैयारी की है। और वहाँ हम लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन दी जाने की ज़रूरत है उन्हें दे रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव लाइन कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। अभी अप्रूवल की हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक प्रॉपर अप्रूवल जो गवर्नमेंट से मिलता है वो मिल जाए, तो वहाँ और ताकत से काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखा आपने, हमारे साथ है शादाब शम्स, जिन्होंने बखूबी टेढ़े मेढ़े सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया और कहा कोरोना की लड़ाई है, हम लोगों को एकजुट होकर लड़नी है और भाजपा इसी मजबूती के साथ न केवल उत्तराखंड में, पूरे देश में मजबूती के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। इसी तरह हम आगे भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।